हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है अधिकार यानी कि राइट्स। दोस्तों, आप लोगों में से जिन भी लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन में बीए प्रोग्राम कोर्स ऑप्ट किया है और जो लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं और अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उन लोगों को पता होगा कि उनके पास एक सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। एनसी वेब के बच्चे, एसओएल के बच्चे, रेगुलर के बच्चे, सभी के पास फर्स्ट सेमेस्टर में जो कि बीए प्रोग्राम कोर्स कर रहे होंगे, उनके पास फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट होता है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। अगर जिन भी लोगों ने इंस्टाग्राम रील्स को अभी छोड़ दिया है या इंस्टाग्राम रील्स से हट करके सिलेबस को चेक किया है इंट्रोडक्शन पॉलिटिकल थ्योरी सब्जेक्ट के, तो उनको पता होगा कि उनके इस सब्जेक्ट में टोटल सिलेबस में 3 यूनिट्स हैं। उन 3 यूनिट्स में से जो सेकंड यूनिट है, उसमें आपको 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसमें से 4 कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? कॉन्सेप्ट यानी कि सिद्धांत। ठीक है, तो 4 सिद्धांत कौन से हैं? लिबर्टी, स्वतंत्रता पहला। दूसरा, समानता, इक्वेलिटी। ठीक है, न्याय, जस्टिस। और चौथा है अधिकार यानी कि राइट्स। तो इस वीडियो में आपका जो वो सेकंड यूनिट है, उसके चौथे सिद्धांत यानी कि चौथे कॉन्सेप्ट के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो लेक्चर में अच्छे से जानेंगे कि अधिकार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट के बारे में यानी कि अधिकार के बारे में, राइट के बारे में। तो दोस्तों, क्या है अधिकार? आप राइट से क्या समझते हैं? बचपन से ही आप सुनते आ रहे हैं अधिकारों के बारे में। अधिकारों का नाम आप में से सभी लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, तो अधिकार होते क्या है? आप में से कई लोग सोच रहे हैं अधिकार का मतलब तो वही हो ना, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यही तो है अधिकार। ठीक है, आप सही समझ रहे हैं, लेकिन अधिकार वर्ड का, अधिकार शब्द का मतलब क्या है? आपके पीछे लिखा हुआ है समानता का अधिकार। ठीक है, राइट टू इक्वेलिटी। ठीक है, समानता के बारे में हमने पिछली वीडियो लेक्चर सीरीज में जाना था। समानता एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अलग ही कॉन्सेप्ट है इक्वेलिटी। और का एक इस सेंटेंस में का जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब बचा जो हमारा तीसरा वर्ड यानी कि अधिकार, इसका क्या मतलब है? समानता का अधिकार हम लोगों को भारत का संविधान आर्टिकल 14 से लेकर 18 में भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार देता है। लेकिन अधिकार शब्द का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने पीछे लिखा भी हुआ है, अधिकार शब्द का क्या अर्थ है, तो हम इसको भी जानेंगे। अगर हम लोगों को कोई पूछ ले कि अधिकार आप बोलते हो, हमको बहुत तरीके के अधिकार प्रदान किए गए हैं, भारत के संविधान में हमको अधिकार मिले हुए हैं जिनको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। और कई लोग, अगर जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, उनको ये भी पता होगा कि भारत के संविधान में आप लोगों को जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक भारत के सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है, जिसको कोई भी सरकार उनसे नहीं छीन सकती, कोई भी दूसरा व्यक्ति उनसे नहीं छीन सकता। और उन अधिकारों को न्यायालयों का, कोर्ट का जो है वो संरक्षण प्राप्त है। अगर आपसे वो अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। और ऐसे कई अधिकारों के बारे में आपने सुना भी होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कई तरीके के अधिकारों के बारे में आप जानते भी होंगे। लेकिन अधिकार का मतलब क्या है? बहुत सारे लोग आपको मिल जाते होंगे न्यूज चैनल्स में, जब लोग आप देखते हैं या विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको कहीं मिलते हैं, तो वो कहते हैं हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। तो अधिकार वो बता देंगे कि कौन कौन से अधिकारों की वो मांग कर रहे हैं, लेकिन अधिकार ही वर्ड का मतलब क्या है? क्या है अधिकार शब्द का मतलब? तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अधिकार शब्द का मतलब क्या है, अधिकार वर्ड की परिभाषा क्या है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं अधिकार शब्द की क्या परिभाषा है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। दोस्तों, अधिकार शब्द की क्या परिभाषा है, इसको लेकर जो पॉलिटिकल साइंस के विद्वान हैं उनमें कई तरीके के मतभेद देखने को मिलते हैं। मतलब अधिकार शब्द की अलग अलग विचारकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। उनमें से जो 2 महत्वपूर्ण विचारक हैं उनकी परिभाषाएं मैंने पीछे बोर्ड पर लिखी है। ठीक है, तो पहली हम परिभाषा देखते हैं, वो है बोसांके की। ठीक है, वो बोलते हैं अधिकार व्यक्ति के वह दावे हैं जिन्हें राज्य एवं समाज मान्यता देते हैं और राज्य कानून के द्वारा इनका संरक्षण करते हैं। यानी कि बोसांके कहते हैं कि व्यक्ति के वह दावे जिनको समाज एवं राज्य मान्यता देते हैं, और राज्य केवल ना इनको मान्यता देते हैं बल्कि व्यक्ति के उन दावों को राज्य कानून बना करके संरक्षित भी करता है,
ऐसे व्यक्ति के दावों को अधिकार कहा जाता है। अब सिंपल में समझाऊं तो जैसे कि आप मान लीजिए कि अफगानिस्तान का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान का शासन है। वहां पर आपको सुनने को मिलता होगा, अगर आप लोग न्यूज चैनल्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि वहां पर, या कभी कभी आपने किसी से सुना भी होगा कि महिलाओं पर कई तरीके के अत्याचार किए जाते हैं। जैसे कि महिलाओं को तालिबान के शासन में अफगानिस्तान में पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्कूल जाने का अधिकार नहीं है। अगर किसी महिला को क्या कहते हैं बाहर जाना है तो फिर उनको या तो किसी पुरुष के साथ जाना पड़ेगा, पुरुष में कोई भी हो सकता है, पति हो सकता है उनका, ठीक है, बेटा हो सकता है या भाई हो सकता है, उनके साथ जाना पड़ेगा और साथ में पूरा कवर्ड, उनको कवर्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर उस तालिबान के शासन में अफगानिस्तान की कोई महिला ये दावा करती है कि मुझे पुरुष के समान ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो क्या हम उस महिला के, उस अफगानिस्तानी महिला के उस दावे को हम अधिकार कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उस महिला के का जो ये दावा है कि मुझे भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता है, तो उसके इस दावे को किसी तालिबान सरकार ने या किसी सरकार ने मान्यता ही नहीं दे रखी है। वहां के समाज उस महिला के इस दावे को मान्यता ही नहीं देता है। तो इस वजह से तालिबान सरकार में रह रही अफगानिस्तान की उस महिला का जो ये दावा है कि हमें भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता प्राप्त है, उसका ये दावा केवल एक दावा ही रह जाता है, अधिकार नहीं बन के रहता। लेकिन जब एक भारत में रहने वाली महिला ये कहती है कि मुझे भी पुरुष के समान, जितनी पुरुष को मिलती है उतनी ही स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, या मेरे पास उतनी स्वतंत्रता है, तो वो महिला ये रेफरेंस दे सकती है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, जो कि प्रत्येक नागरिक को बराबर मिला हुआ है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जात धर्म का हो, सभी लोगों को समान रूप से अधिकार मिले हुए हैं। इस वजह से मैं भी एक पुरुष के या एक लड़के के समान हूं, जितना उसको राइट्स मिले हैं उतने ही मुझे भी राइट्स मिले हैं। तो वो राइट्स या आपके ये दावा कि मुझे एक पुरुष के समान ही समान जीने का अधिकार है, ये आपका जो दावा है उसको जब भारत के संविधान ने अपने कानून में लिखा हुआ है, मतलब भारत के संविधान निर्माताओं ने अपने कानून में लिपिबद्ध किया हुआ है, तभी जाके आपके उस दावे को अधिकार हम मान सकते हैं, क्योंकि भारत का संविधान मान्यता देता है आपके इस अधिकार को। अब हम बात करते हैं एक और विचारक की, जिनका नाम है लास्की। लास्की अधिकारों की एक अलग ही परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविकास की आशा नहीं कर सकता है। मतलब कि लास्की यहां पर मान रहे हैं कि अधिकार कुछ परिस्थितियां हैं, ये ऐसी परिस्थितियां हैं जो कि राज्य एवं समाज व्यक्ति को प्रदान करता है ताकि वो अपना विकास कर सके। इसलिए लास्की जो है वो अधिकारों को परिस्थितियों के रूप में देखते हैं, और जो बोसांके हैं वो अधिकार को व्यक्ति के उन दावों के रूप में देखते हैं जिनको समाज एवं राज्य मान्यता देता है। और एक बात आपको बता दूं, अधिकतर विचारकों का ये मत है कि आज के लोकतांत्रिक समाजों में व्यक्तियों या नागरिकों के पास अधिकार होना बहुत ही जरूरी है। बिना अधिकारों के हम किसी भी लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए अधिकार के सिद्धांत को जानना किसी भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव राइट्स, यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, अधिकारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम उनको दो भागों में बांटते हैं, जिसमें से पहला भाग है नकारात्मक अधिकारों का। तो नकारात्मक अधिकारों की मैंने पीछे परिभाषा लिखी हुई है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। नेगेटिव राइट्स इंडिकेट एज टू विच एक्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द स्टेट, या हिंदी में पढ़ेंगे इसको हम, नकारात्मक अधिकारों का संबंध व्यक्ति के उन कार्यों से है जिस पर राज्य द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। जैसा कि परिभाषा में लिखा गया है कि नकारात्मक अधिकारों के अंतर्गत हम व्यक्तियों की उन गतिविधियों को रख सकते हैं जिस पर राज्य कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, वो कोई एक्स कार्य करना चाहता है और सरकारें और राज्य उस व्यक्ति को वो कार्य करने से रोकती नहीं है और करने देती हैं, तो हम ये मानेंगे कि व्यक्ति को वो कार्य करने की पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, व्यक्ति के पास उस कार्य को करने का अधिकार है। तो हम ऐसे अधिकारों को नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं इसमें विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको पता होगा कि भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में प्रत्येक व्यक्ति को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। ये एक तरीके का नकारात्मक अधिकार है। इसमें व्यक्ति को राज्य खुला छोड़ देता है कि वो अपने विचारों को पूरी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक रख सके। अगर मान लीजिए व्यक्ति के कोई किसी विषय पर या किसी विषय को लेकर कुछ विचार है उसके मन में,
तो अगर वो चाहे तो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति चाहे तो सरकार की आलोचना कर सकता है, किसी भी मुद्दे पर या सामाजिक इशू पर अपनी बात रख सकता है, और उसके लिए भारत का संविधान उसे पूरी तरीके से विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो जो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है वो एक तरीके का नागरात्मक अधिकार है। ठीक है, इसमें आपको राज्य कोई सहायता मुहैया नहीं करवाता, बल्कि आपको खुला छोड़ देता है, और केवल न केवल राज्य बल्कि कोई अन्य व्यक्ति या समाज भी आपकी इस स्वतंत्रता या इस अधिकार पर किसी भी तरीके की रोक नहीं लगा सकता। इसलिए विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सकारात्मक अधिकारों के बारे में। तो आइए दोस्तों, सकारात्मक अधिकारों को जानने से पहले हम एक स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो यहाँ मैंने पीछे स्टेटमेंट लिखी है जो कि इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में है। तो पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। पॉजिटिव राइट्स प्रेस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट इन सिक्योरिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। हिंदी में सकारात्मक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी राज्य पर डालता है। जैसा कि आपने इस स्टेटमेंट में पढ़ा होगा और मैंने आपको अभी पढ़ाया कि सकारात्मक अधिकारों का जो विचार है ना, वो व्यक्ति के अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी भी राज्य पर डालता है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, नकारात्मक अधिकारों के एग्जाम्पल में बताया था कि नकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में हम विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को रख सकते हैं। अब उस अधिकार के बारे में मैंने बताते हुए आपको ये बताया था कि व्यक्ति को राज्य खुला छोड़ देता है किसी कार्य को करने के लिए, और समाज का अन्य व्यक्ति या समाज व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं करता है। व्यक्ति पूरी तरीके से स्वतंत्र होता है अपने विचारों को समाज में व्यक्त करने के लिए। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कोई व्यक्ति अशिक्षित है, उसको नॉलेज ही नहीं है, और आप उससे उम्मीद करते हैं कि वो सरकार के कामकाज पर अपना व्यू दे, अपने विचार व्यक्त करे। तो फिर आप कैसे मान सकते हैं कि व्यक्ति को विचार अभिव्यक्ति का जो अधिकार भारतीय संविधान ने दिया हुआ है उसका कोई फायदा भी है? उसको आप कैसे उपयोगी मान सकते हैं? जब तक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, व्यक्ति के पास जानकारी नहीं होगी, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देकर के भी फायदा क्या होगा? उस व्यक्ति का डेवलपमेंट तो हो नहीं पाएगा, और वो सरकारों के कामकाज का आकलन किस तरीके से कर पाएगा, या समाज के किसी भी मुद्दे पर अपनी राय कैसे व्यक्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसलिए जो नकारात्मक अधिकारी की श्रेणी में रखा गया था विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, वो इसलिए रखा गया था कि ये खुला छोड़ देता है। लेकिन जो सकारात्मक अधिकार है, जो सकारात्मक अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है, वो राज्य पर यह जिम्मेदारी डालता है कि व्यक्ति के अधिकारों को पूर्ण रूप से लागू करवाए। अगर व्यक्ति को विचार अपने अभिव्यक्त करने हैं या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है या शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए पहले उसके पास स्कूल्स होने चाहिए जो कि सरकार उसको बना करके मुहैया करवाएगी। उसके पास किताबें होनी चाहिए पढ़ने के लिए। अगर व्यक्ति गरीब है तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि व्यक्ति के पास जानकारी पहुंच जाए, व्यक्ति के पास एजुकेशन पहुंच जाए। तो सरकार के पास जिम्मेदारी दी है सकारात्मक अधिकारों ने कि वो व्यक्ति के उन अधिकारों को पूर्ण करे। नकारात्मक अधिकार अगर हम किसी व्यक्ति को दे दें तो हम ये मान के चलते हैं कि ऐसे व्यक्ति के अधिकार जो है अपूर्ण है, अधूरे हैं। सकारात्मक अधिकारों का विचार जो है व्यक्ति के उन अधिकारों को पूरा करता है। अगर कोई संपन्न, ठीक है, शिक्षित व्यक्ति है, उसे तो हम विचार अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार केवल इस लिहाज से दे सकते हैं कि उसको हम स्वतंत्र छोड़ दें अपने विचार व्यक्त करने के लिए। लेकिन अगर कोई गरीब अशिक्षित व्यक्ति है तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग ठीक से कर पाएगा? इसलिए सकारात्मक अधिकारों का विचार ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति के या राज्य के नागरिकों को सही तरीके से अपने अधिकारों को उपयोग करने लायक बनाना है तो राज्य को आगे आना चाहिए और राज्य को मदद करनी चाहिए व्यक्तियों की। इसलिए आप लोग जो देखते होंगे कि राज्य राशन दे रही है, राज्य स्कूल कॉलेजेस खुलवा रही है, राज्य अस्पताल बना रही है, तो राज्य या सरकारें ऐसा करते हुए व्यक्ति के अधिकारों या व्यक्ति के अधिकारों को उपयोग करने की क्षमता में विकास कर रही होती है। व्यक्ति को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग करने या शिक्षा के अधिकार को ठीक तरीके से उपयोग करने लायक बनाने के लिए उसको स्कूल कॉलेज मुहैया करवा रही है, उसको फ्री में मिड डे मील स्कीम चला करके खाना खिला रही है। इसलिए सरकार आगे आ रही है और व्यक्ति का डेवलपमेंट करने में उसकी सहायता कर रही है। तो इसलिए सकारात्मक अधिकारों के विचारों में हम लोग शिक्षा के अधिकार जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में जानते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब हो, है ना, पिछड़ा हो,
भारत के प्रत्येक बच्चे को, जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र तक का बच्चा है, उसको प्राथमिक शिक्षा का मूलभूत अधिकार है। चाहे उसके पास पैसे ना हो फिर भी उसको सरकारी स्कूल में जरूर दाखिला मिलेगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। तो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो सकारात्मक अधिकारों की श्रेणी में आने वाला एक अधिकार है, जिसमें राज्य आगे आ रहा है और राज्य कानून में लिख के दे रहा है कि प्रत्येक नागरिक को हम ये परिस्थितियां उपलब्ध करवाते हैं कि वो पढ़ लिख सके कम से कम 14 वर्ष की उम्र तक, तो तभी उसको अवसर मिल सकेगा कि वो अपना विकास कर सके और समाज में आगे आ सके। दोस्तों अब हम बात करते हैं अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में। दोस्तों अधिकारों के सिद्धांतों में 4 तरीके के सिद्धांत आते हैं, जिसमें से पहला है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, दूसरा है नैतिक अधिकारों का सिद्धांत, तीसरा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत और चौथा है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत। तो आइए दोस्तों हम पहले अधिकारों के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला अधिकारों का सिद्धांत है नेचुरल राइट्स, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, तो आइए हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नेचुरल राइट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल लॉज एंड वर प्रोपगेटेड बाय लॉक, हॉब्स एंड रूसो। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का जन्म प्रकृति के कानूनों से हुआ है, जिसका समर्थन जॉन लॉक, हॉब्स एंड रूसो आदि विचारक करते हैं। दोस्तों हॉब्स लॉक रूसो, जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स एंड रूसो दोनों ही जो हैं वो प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। ये लोग थ्योरी देते हैं कि राज्यों से पहले भी व्यक्ति को जन्मजात कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जो हॉब्स हैं वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में एक अधिकार को मान के चलते हैं, वो है जीवन का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ। थॉमस हॉब्स व्यक्ति को ये मान के चलते हैं कि व्यक्ति के पास जीवन का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो उसे बाय बर्थ मिला हुआ है, यानी कि जन्म से ही मिला हुआ है। जबकि जॉन लॉक जो है वो मानव को 3 तरीके का अधिकार प्रदान करते हैं, जिसमें से स्वतंत्रता, संपत्ति एवं जीवन का अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों अधिकार ऐसा मानते हैं लॉक कि ये तीनों ही अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं। ये जब राज्यों का अस्तित्व भी नहीं था, जब व्यक्ति आदि मानव के रूप में जीवन जीता था, जब आज के जो ये सरकारें, राज्य, संस्थाएं अस्तित्व में भी नहीं थी, तब भी व्यक्ति को ये तीनों अधिकार प्रकृति ने दे रखे थे। जैसा कि स्टेटमेंट में लिखा भी हुआ है कि इन प्राकृतिक अधिकारों का जन्म प्रकृति के कानूनों से होता है। नेचुरल लॉज से इन नेचुरल राइट्स का जन्म होता है। ठीक है, तो उनमें से मैंने बता दिया आपको, जॉन लॉक ने 3 अधिकार दिए थे और कौन से है? स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। उसके बाद आते हैं रूसो, जॉन जैक रूसो। रूसो क्या करते हैं? वो मान के चलते हैं कि जब राज्य का अस्तित्व नहीं था तब भी प्रकृति ने व्यक्ति को कुछ अधिकार दे रखे थे जो कि प्रकृति के नियमों से मिलते हैं। वो थे स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। तो इन तीनों ही विचारकों ने यह माना कि राज्य हो या ना हो, फिर भी प्रकृति ने क्या किया है? व्यक्ति को कुछ अधिकारों से नवाजा है। ठीक है, राज्य का जन्म इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए ही व्यक्तियों द्वारा किया गया है। ठीक है, राज्य को बनाया ही व्यक्तियों ने है। राज्य को किसी दैवीय सिद्धांत के माध्यम से किसी भगवान ने नहीं बनाया। राज्यों को, राज्य का जो जन्म हुआ है, सरकारों का, ये संस्थाओं का या शासन की संस्थाओं का जो भी स्वरूप आपको देखने को मिलता है, इनको बनाया है व्यक्ति ने, और व्यक्तियों ने अपने इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया है। तो ये जो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतकार हैं वो ये मान के चलते हैं कि राज्य रहे ना रहे, लेकिन व्यक्ति के पास ये प्राकृतिक अधिकार हमेशा रहेंगे। अगर कोई राज्य व्यक्ति के इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो जॉन लॉक तो इतना तक कह देते हैं कि व्यक्ति को राज्य के खिलाफ क्रांति कर देनी चाहिए, क्योंकि राज्य का तो जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो व्यक्ति के उन तीनों अधिकारों, यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है, जो कि जॉन लॉक ने दी है, स्वतंत्रता, ठीक है, संपत्ति और जीवन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तो व्यक्ति ने राज्य को बनाया था जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। और अगर व्यक्ति के उन अधिकारों को राज्य संरक्षित ही नहीं कर पा रहा है तो राज्य का अर्थ ही क्या है? इसलिए जॉन लॉक ने व्यक्ति को यह अधिकार दिया है कि वो क्रांति कर दे उस सरकार के खिलाफ जो उनके इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करती। प्राकृतिक अधिकारों का एक फ्लॉ ये भी है कि कई सारे विचारक कहते हैं कि क्या किस चीज को हम प्राकृतिक माने, किस चीज को अप्राकृतिक माने, इन नेचुरल माने, किसको नेचुरल माने, इसको लेके मतभेद भी है। कई लोग तो असमानताओं को भी, मैंने समानता वाले आपके कॉन्सेप्ट में बताया था पिछली वीडियो में, कि कई विचारकों ने तो असमानता को ही प्राकृतिक बोल दिया।
तो कई सारे विचारक समानता को प्राकृतिक मानते थे। इसलिए विचारकों में क्या चीज नेचुरल है और क्या चीज नेचुरल नहीं है, इसको लेके बहुत मतभेद पाए जाते हैं। इसलिए प्राकृतिक अधिकारों का तो यही सबसे बड़ा फ्लॉ है कि क्या प्राकृतिक है, इसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है। दूसरा, इसका एक फायदा यह भी है कि जब कभी भी किसी राज्य में किसी एक पर्टिकुलर समुदाय, मान लीजिए कि निग्रो को अमेरिका में जब राइट्स नहीं मिल रहे थे, ठीक है, राज्य अधिकार नहीं दे रहा था, तो वो अपने हक के लिए इन प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर के लड़ सकते हैं। अगर उनको राज्य अधिकार नहीं देता है संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से, तो वो जो दबे कुचले, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, वो इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर के समाज में एक अभियान चला सकते हैं, समाज में प्रचार कर सकते हैं कि हमें भी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों को अब हम यहां समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधिकारों के दूसरे सिद्धांत के बारे में। दूसरा सिद्धांत हमारा है कानूनी अधिकारों का सिद्धांत, यानी कि लीगल राइट्स थ्योरी। तो आइए इसे समझने से पहले हम लोग इस एक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, ठीक है। देयर कैन बी नो राइट इन प्रॉपर सेंस ऑफ द टर्म अनलेस इट इज सो रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हम लोग, अधिकार राज्य की देन है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट है, वो ये बता रही है कि जो भी लीगल राइट्स के यानी कि कानूनी अधिकारों के सिद्धांतकार है, वो ये कहते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग। प्राकृतिक अधिकार वालों से प्रश्न पूछते हैं कि क्या बात कर रहे हैं आप लोग, राज्य के बिना भी अधिकारों का कोई अस्तित्व है? अरे आप लोग सोचिए कि आदिमकालीन समाज में या किसी आदि मानव वाले समाज में, किसी कबीलाई समाज में अधिकारों की आप कल्पना कर सकते हैं? वहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये नियम लागू होता है। जो मजबूत होगा वही जीतेगा, है ना। मत्स्य न्याय का सिद्धांत लागू होता है। ये सब अधिकारों की जो कल्पना है, ये तो राज्य के भीतर रहकर ही की जा सकती है। बिना राज्य के क्या अधिकारों का कॉन्सेप्ट? वहां तो सब जंगल का नियम ही चलता है। अरे समाज में रहकर के, राज्य में रहकर ही हम अधिकारों की बात कर सकते हैं। तो ये यही कह रहा है कि बिना राज्य की मान्यता के व्यक्ति के किसी भी दावे को हम अधिकार नहीं मान सकते। और राज्य जब कानून बना करके व्यक्ति के किसी दावे को अधिकार के रूप में मान्यता देगा, तभी वो अधिकार कहलाए जा सकते हैं। तो इसीलिए जो इसके जो प्रमुख विचारक है जेरेमी बेंथम, वो ये कहते हैं कि राज्य जो भी कानून बना करके व्यक्ति के अधिकार निश्चित करता है, वही अधिकार माने जाते हैं। मतलब कि राज्य कुछ कानून बनाता है और उसके जरिए व्यक्ति को जो अधिकार प्रदान करता है, वही अधिकार माने जाएंगे। यानी कि टोटली अधिकार राज्य की देन है, ठीक है। लेकिन इस विचार के कई सारे आलोचक ये भी कह सकते हैं कि अगर आप राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों को ही अधिकार मान रहे हैं और किसी चीज को नहीं, तो अगर किसी समाज में या किसी राज्य में किसी अनैतिक चीज को, यानी कि मान लीजिए सती प्रथा को लीगलाइज कर दिया जाए, बाल विवाह को लीगलाइज कर दिया जाए, या फिर विधवा पुनर्विवाह पर रोक लगा दी जाए, तो क्या आप ऐसे अधिकारों को उचित मानोगे? तो इसीलिए जो लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकारों के सिद्धांतकारों की सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि जब ये बोलते हैं कि राज्य के द्वारा दिए गए अधिकारों को ही हम अधिकार मान सकते हैं, तो फिर कई बार ऐसा भी होता है कि गलत या पुराने कानूनों में जो भी व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा होता है, उसको बदलने की मांग समाज के अंदर से उठ रही होती है कि ये गलत कानून है, पुराने कानून है, इनको बदलना चाहिए। तो फिर हम किस तरीके से मान सकते हैं कि लीगल अधिकार यानी कि लीगल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, कानूनी अधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी तरीके से सही है? तो इसीलिए कानूनी अधिकारों का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी एक तरीके से अधूरा अधिकार है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधिकारों के तीसरे सिद्धांत के बारे में, यानी कि नैतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में, मॉरल राइट्स थ्योरी के बारे में। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले हम आइए बोर्ड पे लिखी हुई कुछ स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। जो उचित या शुभ के अनुरूप हो, उससे जुड़े अधिकार ही सही अर्थ में अधिकार माने जाएंगे। अलग अलग समाजों में शुभ या उचित को लेकर भिन्नताएं हो सकती है, परंतु बुनियादी नैतिक प्रश्नों को लेकर सहमति देखी जाती है। दोस्तों, कोई भी समाज जो है ना, वो कुछ आदर्शों पे चलता है। किसी भी समाज में मूल्य और आदर्श होना बहुत ही जरूरी होता है। मूल्य और आदर्श होते हैं जो व्यक्ति को दिशा दिखाते हैं कि एक व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए अपने दूसरे
नागरिकों के साथ या दूसरे व्यक्तियों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए। नैतिक अधिकारों के जितने भी विचारक हैं वो ये मान के चलते हैं कि व्यक्तियों में सही और गलत का निर्णय करने की क्षमता मौजूद होती है और व्यक्ति सही या उचित को ही कोई भी समाज मान्यता देता है। हमेशा वो किसी भी कानून या नियम को सही और गलत की कसौटी में परखता है। इसलिए जो नैतिक अधिकारों के विचारक हैं वो ये मान के चलते हैं कि अधिकार तभी अधिकार सही अर्थों में माने जाएंगे जब वो किसी भी समाज की उन नैतिक मान्यताओं पर ठीक तरीके से खरे उतरे। मतलब ये है कि किसी भी समाज में अगर उन्हीं अधिकारों को अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है जो समाज के नैतिक मानदंडों पर ठीक तरीके से खरे उतरते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दावा करता है, परंतु अगर समाज में जो नैतिक मूल्य है, सही गलत, नैतिक मूल्य मतलब क्या, सही क्या है गलत क्या है, ठीक है, क्या व्यक्ति को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो अंतर होता है वो सही गलत का अंतर होता है। तो किसी भी अधिकार को इस आधार पर ही मान्यता दी जाएगी कि वो अधिकार सचमुच में उचित है या अनुचित है। अगर वो उचित होगा तो उसको अधिकार के रूप में मान्यता मिल जाएगी। और कोई व्यक्ति का दावा जो कि सही नहीं बैठता है, समाज के मूल्यों मानदंडों पे खरा नहीं उतरता है, उस दावे को अधिकार के रूप में समाज मान्यता नहीं देगा। आपको देखने को मिलता है ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कई समाजों में कानून जो है पुराने हो जाते हैं। तो जब समाज की जो चेतना का विकास होता है, समाज की जो कॉन्शियसनेस का या समाज में शिक्षा का प्रसार होता है, तो समाज क्या करते हैं, उन पुराने कानूनों पर सवाल खड़ा करते हैं। समाज के कई सारे बुद्धिजीवी पुराने कानूनों पर सवाल खड़ा करते हैं। किस किस ग्राउंड पे, मोरल ग्राउंड पे, यानी कि नैतिक ग्राउंड पे, कि ये गलत है, ये कानून पुराने हो चुके हैं, ये आज के समाज के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से एक तरीके से अनुपयोगी है या अप्रासंगिक है। ठीक है, अप्रासंगिक का मतलब है कि अब इनका कोई यूज नहीं रहेगा, ये पुराने सड़े गड़े कानून है। इसलिए अब हमें जो हमारे समाज की सही और गलत की परिभाषा में अंतर आ गया है, इसलिए इस पुराने कानून को भी बदल देना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के किसी भी दावे को या कानून के राज्य के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पहले अधिकार बनने के लिए समाज के सही और गलत की कसौटी पे खरा उतरना होता है। ठीक है, अब ये लोग मान के चलते हैं कि समाज में, आपको पता होगा कि सही गलत को लेकर अलग अलग समाज में अलग अलग परिभाषाएं होती है। जैसे कि कोई समाज में, जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, 48% लोग जो है भारत में शाकाहारी भोजन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे समुदाय या वर्ग आपको देखने को मिलेंगे जो शाकाहार को अच्छा मानते हैं और मांसाहार को गलत मानते हैं। जबकि यूरोप में, चाइना में और सऊदी अरबिया में आप जाएंगे तो वहां पर मांसाहारी भोजन को जो है, मांसाहारी भोजन को ही जो है प्राथमिकता मिलती है। उसमें वो लोग शाकाहारी भोजन भी कर लेते हैं, मांसाहारी भोजन भी कर लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये जो मोरल राइट्स के जो विचारक है वो ये मान के चलते हैं कि सही और गलत की परिभाषा जो है अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकती है, पर इतनी अलग नहीं हो सकती है कि उनमें बिल्कुल ही अंतर आ जाए। जैसे कि मान लीजिए बुनियादी नैतिक प्रश्नों पर सभी समाजों में एक रूपता या सहमति पाई जाती है। जैसे कि बुनियादी नैतिक प्रश्न क्या हुए, जैसे किसी भी समाज में कत्ल करने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में, किसी भी समाज में, किसी भी समुदाय में चोरी करने को, कत्ल करने को, धोखाधड़ी को सही नहीं ठहराया जा सकता। तो इस प्रश्न पर सभी समाजों में एकता दिखाई देती है। इसीलिए ये जो मोरल राइट्स के जो या नैतिक अधिकारों की जो सिद्धांतकार है वो ये कहते हैं कि किसी भी दावे को या राज्य के द्वारा बनाए हुए कानून या अधिकार को पहले नैतिक कसौटियों पे खरा उतरना होता है। ये उसको परीक्षा देनी पड़ती है कि वो सही है या गलत है, तभी उसको अधिकार के रूप में मान्यता देनी जरूरी है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि समाज में रीति रिवाज भी चलते हैं, कानून भी लागू होते हैं, पर कभी कभी ना न्यायालयों के सामने भी प्रश्न आ जाता है, किसी कानून को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है या किसी रीति रिवाज को लेकर के विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में जब कानून क्लियर ना हो, कानून में फ्लॉ हो, कानून अधूरा हो, तो ऐसे में जो जज होते हैं ना, जो न्यायाधीश होते हैं, वो नैतिक नियमों का सहारा लेते हैं। जहां पर कानून चुप होता है या जहां पर कानून स्पष्ट रूप से ये नहीं बताता कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति में जो जज होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, वो समाज के नैतिक आदर्शों का या नैतिक मूल्यों का सहारा लेकर के डिसीजन करते हैं। तब वो उन अधिकारों को नए रूप से परिभाषित करते हैं, ऐसे कानूनों की नए हिसाब से परिभाषा देते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा अधिकार हो और वो गलत माना जाता हो लेकिन फिर भी समाज उसको एक्सेप्ट करता हो। तो किसी भी अधिकार को अधिकार बनने के लिए समाज की नैतिक कसौटियों पर, यानी कि सही और गलत की कसौटी पर खरा उतरना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जो ये नैतिक अधिकारों के सिद्धांतकार हैं, इनमें से दो प्रमुख विचारकों के नाम आपको जानने बहुत ही जरूरी है, जो पीछे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन नैतिक अधिकारों के समर्थक विचारकों में पहला नाम तो आता है इमैनुअल कांट का,
और दूसरा नाम आता है टी.एच. ग्रीन का। तो ये दोनों ही विचारक नैतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थन करते हैं और समाज में किसी भी अधिकार को अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए नैतिक कसौटी पे खरे उतरने की वकालत करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधिकारों के चौथे सिद्धांत के बारे में। क्या है वो चौथा सिद्धांत? दोस्तों, वो है ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल राइट्स। अधिकारों का जो ये चौथा सिद्धांत है, यानी कि ऐतिहासिक अधिकारों का सिद्धांत, उसके जो प्रमुख विचारक हैं वो एडमंड बर्ग। आइए अधिकारों के इस चौथे सिद्धांत को समझने के लिए हम पीछे लिखे हुए बोर्ड पर और बोर्ड पे कुछ हमने स्टेटमेंट लिखे उसको पढ़ लेते हैं। तो अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे चलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। एडमंड बर्ग या ऐतिहासिक अधिकारों के जितने भी समर्थक विचारक हैं वो ये कहते हैं कि रीति रिवाज ही जो हमारे पुरखों द्वारा या पीछे इतिहास में हमारे पूर्वजों द्वारा जो है कुछ अपनी जरूरत अनुसार कुछ रीति रिवाज अपनी आवश्यकता के लिए बनाए जाते हैं और वो रीति रिवाज समाज के कल्याण के लिए या वो प्रथाएं व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाई जाती है। व्यक्ति के हित में या व्यक्ति के हित के लिए ही ये रीति रिवाज समाज का अंग बनते हैं और इन्हीं को ही जब निरंतर कालखंड में समय के साथ बदलते समाजों में इसको अपनाया जाता है एज इट इज, तो यही जो रीति रिवाज है वो अधिकारों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जो ऐतिहासिक अधिकारों के जो सिद्धांतकार है वो मान के चलते हैं कि जो अधिकार है वो एक तरीके से इतिहास की देन है। उसका एक इतिहास होता है, वो पहले रीति रिवाजों के रूप में समाज में प्रचलित होते हैं। समाज के व्यवहार में हर व्यक्ति उससे जुड़ा होता है, उसको अपने आचरण में स्वीकार करता है, अपने जीवन में उसको आत्मसात करता है। बाद में जाके समय कालखंड में आगे बढ़ते बढ़ते वो धीरे धीरे अधिकारों का रूप धारण करते हैं। तो दोस्तों, इस विचार की सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि जैसे कि आपने सुना होगा सती प्रथा, दास प्रथा के बारे में, या बहु विवाह के बारे में, या फिर विधवा पुनर्विवाह खंडन के बारे में सुना होगा, या आपने बाल विवाह के बारे में सुना होगा। ये सारी जो है ये कुप्रथाएं थी। ये समाज में किसी एक समय विशेष कालखंड के समय पे प्रचलित थी, परंतु जब धीरे धीरे समाज में जब जागृति बढ़ी, समाज की चेतना का विकास हुआ, तो धीरे धीरे इन प्रथाओं का जो उन्मूलन करना पड़ा। तो अगर हम ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत को मानेंगे तो फिर जो गलत प्रथाएं हैं या जो बदलते समाज के अनुकूल पुरानी पड़ चुकी रीति रिवाज हैं उनको हम लोग कभी बदल ही नहीं पाएंगे। उन पे कैसे हम प्रश्न खड़े करेंगे? इसलिए कई सारे विचारक ऐतिहासिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन करते हैं और ये बोलते हैं कि ये पूरी तरीके से गलत विचार है और अधिकारों को इस तरीके से मान्यता नहीं मिला करती। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अधिकार और कर्तव्य के बीच में क्या संबंध है, इसको समझते हैं। दोस्तों, हमने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है अधिकार और कर्तव्य के बारे में, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों के बीच के संबंध को समझने के लिए आइए पहले हम बोर्ड पे पीछे लिखी हुई स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। In order that everyone enjoys his or her rights, it is necessary that we recognize our obligations. तो दोस्तों, जैसा कि पीछे बोर्ड में स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो कर्तव्य है और अधिकार है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप बिना कर्तव्यों के अधिकारों की कल्पना किसी भी समाज में नहीं कर सकते। व्यक्ति समाज में रहकर ही अधिकारों की कल्पना कर सकता है। जंगल में व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं होते। जंगल में रह करके व्यक्ति किसी भी अधिकार की कल्पना नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति समाज में रह करके अधिकारों की मांग करता है या अधिकारों की कल्पना करता है तो समाज में तो कई सारे व्यक्ति होते हैं और एक व्यक्ति अधिकारों की मांग कर रहा होता है। तो जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का अधिकार मांग रहा होता है या व्यक्ति को किसी कार्य को करने का अधिकार प्राप्त होता है तो अन्य व्यक्तियों पे ऑटोमेटिकली ये भार आ जाता है कि व्यक्ति के उन अधिकारों पर कोई अन्य व्यक्ति अंकुश ना लगाए या हस्तक्षेप ना करे। अगर मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है या मैं ही हूं, ठीक है, मैं किसी एक कार्य को करना चाहता हूं और राज्य ने या समाज ने भी उस कार्य को करने की मुझे स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति मुझे उस कार्य को करने से रोकता है या मेरे उस कार्य को करने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वो मेरे उस अधिकार का वॉयलेशन कर रहा है। तो मैं उससे ये उम्मीद करूंगा कि उसका एक कर्तव्य है कि वो मुझे इस काम को करने दे और मेरे इस काम करने की प्रक्रिया में किसी भी तरीके की बाधा या ऑब्स्टेकल उत्पन्न ना करे। ठीक है, तो इसलिए जब हम कोई व्यक्ति या हम लोग अधिकारों की मांग करते हैं तो समाज के अन्य व्यक्तियों का यह दायित्व होता है कि व्यक्ति के या हमारे उन अधिकारों को प्राप्त करने में या पूरा करने के लिए वो लोग पूरी तरीके से हमको खुला छोड़ दें। हमारे कार्यों में हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जा रही हमारे आत्म विकास की प्रक्रिया में किसी तरीके की बाधा ना पहुंचाए।
इसलिए जो अधिकार है और कर्तव्य है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्तव्यों के आप अधिकारों की कल्पना ही नहीं कर सकते। आपको मैंने बताया था कानूनी अधिकारों के सिद्धांतों के बारे में कि राज्य कानून के माध्यम से व्यक्ति को अधिकार प्रदान करता है। तो हम राज्य से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमें कुछ स्वतंत्रताएं, कुछ अधिकार दें जिससे कि हम अपना विकास कर सकें। पर हमारा भी कर्तव्य है कि हम राज्य को और अधिक विकसित करने में या राज्य को आसानी से अपने कार्य करने के लिए उसके साथ सहयोग करें। अपनी भी कुछ कर्तव्य है उनको हम पूरी तरीके से फॉलो कर सके। जब राज्य मजबूत होगा, जब राज्य के पास में सुविधाएं होंगी, तभी तो वो हम लोगों को सुविधाएं दे पाएगा। इसलिए जब हम लोग अधिकारों की मांग कर रहे होते हैं, तब हम अन्य व्यक्तियों से ये उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो हमारे प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको अच्छे से फॉलो करें, उन कर्तव्यों का पालन करें। और जब हमारे ही जैसे समान अधिकार अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त है और वो जब अपने अधिकारों का उपयोग करें, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको वो कार्य करने दें जिनको उनको जिनको करने का उनको अधिकार प्राप्त है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य जो हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू कहे गए हैं, क्योंकि बिना कर्तव्यों के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। और जिस समाज में लोग अपने कर्तव्यों को पूरी तरीके से अच्छे ढंग से लागू करते हैं या उसका पालन करते हैं, उस समाज में हर व्यक्ति अपने अधिकारों का ठीक तरीके से उपयोग कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अधिकार और कर्तव्य पूरी तरीके से पूरक हैं और इन दोनों के बिना हम एक की या अकेले अधिकार की कल्पना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। कैसा लगा आपको वीडियो, ये आप कमेंट पे लिख करके बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके इसलिए आप बगल में बना बेल आइकन भी दबा लें। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।